नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो देखिएगा आज अपनी जो चर्चा होगी वो हिंदी अनिवार्य कक्षा 10 को लेके होगी। यहाँ पे जो अपना पाठ नंबर 4 रहता है जयशंकर प्रसाद। सबसे पहले हम उनके जीवन परिचय को लेके बात करें। जन्म इनका 1889 ईस्वी को होता है, वाराणसी में हुआ था। पढ़ाई इन्होंने क्वींस कॉलेज काशी में 8वीं तक की और भाषा का ज्ञान इनको हिंदी है, संस्कृत है, फारसी, इन भाषाओं का ज्ञान इनको था। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, छायावाद के ब्रह्मा इन्हें कहा जाता है। और काव्य रचनाओं को लेके बात करूँ तो चित्राधार है, कानन कुसुम है, झरना, आंसू, लहर, कामायनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। नाटक है इनके अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, दूरवश्वामिनी। उपन्यास भी है, कंकाल, तितली, इरावती। कहानियां भी हैं, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अगर कठिन क्वेश्चन पूछेगा तो डायरेक्ट इनमें से पूछेगा कि किसी नाटक का नाम पूछेगा या किसी उपन्यास का नाम पूछेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा। पुरस्कार इनको मिला है मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला है। कामायनी इनकी जो महत्वपूर्ण रचना है उसको लेके, और कामायनी की विश्व में 100 जो महत्वपूर्ण काव्य हैं उनमें गिनती होती है। काव्यगत विशेषताओं को लेके बात करें, इनके काव्य में कोमलता है, माधुर्य है, शक्ति है, ओज है, अतिशयता, काल्पनिकता है, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण है, प्रकृति प्रेम है, देश प्रेम है, शैली की लाक्षणिकता है, इतिहास और दर्शन में रुचि भी दिखाई गई है। मृत्यु इनकी सन 1937 को हो जाती है। ये कुछ चीजें थी इनके बारे में, तो आपको याद करना है। देखिएगा यहाँ पे आत्मकथ्य में कौन कौन से हैं। आत्मकथ्य के रचनाकार कौन है, तो जयशंकर प्रसाद हैं। आत्मकथ्य रचना का प्रकाशन कब हुआ, किस रूप में हुआ, 1932 ईस्वी में हुआ था। हंस पत्रिका में छपा था, आत्मकथा के विशेषांक के रूप में छपा था। आत्मकथ्य रचना किस भाषा में है, तो वो है खड़ी बोली में। देखिएगा अगला यहाँ पे हमारा जो प्रश्न नंबर 4 है कि प्रसाद जी के अनुसार अपना व्यंग्य मलिन उपहास कौन करवाता है। जो अपनी आत्मकथा लिखते हैं वही अपना क्या करवाते हैं, मजाक उड़वाते हैं। पांचवा प्रश्न है कि आत्मकथा को कवि ने क्या कहकर संबोधित किया है, तो अपनी दुर्बलता, कमजोरी कहकर यहाँ पर कवि ने जो है संबोधित किया है। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि के जीवन रूपी सागर को किसने खाली किया है, तो कवि के प्रति ईर्ष्यालु लोगों ने जो है उनके जीवन को जो है महत्वहीन बना दिया था। कवि के मन में क्या विडंबना है भाई, तो अपनी जीवन की कहानी की हंसी उड़ाना, अपनी गलतियों या लोगों के छल प्रपंच को दिखाने की विडंबना, इन सबको जो है विडंबना बताया है। आठवां प्रश्न है कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं, कवि ने ऐसा क्यों कहा। तो देखिएगा अपने संघर्षमय अभावग्रस्त जीवन को बढ़ा चढ़ाकर सरल हृदय कवि कैसे व्यक्त करे, और कवि की उज्जवल गाथा प्रिया के साथ मधुर मिलन के जो क्षण थे उन पर उनका व्यक्तिगत अधिकार है, वो किसके सामने प्रकट नहीं कर सकता। नौवां सवाल है कि कवि के आलिंगन में आते आते कौन दूर भाग गया, तो कवि के जीवन का सुख हर बार उनसे दूर चला गया, तो सुख जो था उसकी बात हुई है। 10वां हमारा प्रश्न है कि कवि के अनुसार किसकी स्मृति पथिक की पाथे बनी, तो सुख की जो स्मृतियां थी वो कवि के पाथिक के जो है पाथे के समान बनी थी। अपनी आत्मकथा के बारे में कवि ने अंत में क्या निर्णय लिया, तो देखो कवि ने निर्णय लिया कि छोटे से जीवन की कोई बड़ी उपलब्धि न होने के कारण अपने दुखों संघर्षों की व्यथा को न गाकर मैं मौन रहना ही उचित समझूंगा। ठीक है, औरों की सुनते हैं कथा। 12वां सवाल है कि अपनी व्यथा के बारे में कवि ने क्या कहा है, तो देखो कवि ने जब तक अपने अतीत में झांक कर नहीं देखता तब तक अपने दुखों को भुलाए हुए है। अतः उनकी व्यथा थोड़ी देर जो है वो सुषुप्त अवस्था में मौन ही रहे। कवि यही चाहता है कि मैं कुछ नहीं बोलूं, लोगों की सिर्फ सुनता रहूं। चलिए हमारा 13वां जो सवाल है कि छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथा आज कहूं, पंक्ति के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो देखिएगा कवि अपने जीवन के जो विशिष्ट मान लेता है और एकदम साधारण जन की भांति वो उनका जो जीवन है वो संघर्षों से भरा हुआ है। अतः इस साधारण से जीवन की खुद के बारे में असाधारण या बड़ी बड़ी बातें वो कैसे कह सकते हैं। उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्ति ही नहीं हुई है तो किसी को इससे क्या प्रेरणा मिल सकती है। ऐसा कुछ जीवन में उन्होंने किया नहीं कि लोगों को प्रेरणा मिल सके भाई। अगला है कि आत्मकथ्य कविता में कथा थका पथिक की कौन है, तो यहाँ पे थका पथिक कौन है भाई, कवि खुद है, जयशंकर प्रसाद है। 15वां सवाल है कि भोली और सरलते संबोधन आत्मकथा कविता में किसके लिए हुआ है, तो भोली जो शब्द है वो यहाँ पे आत्मकथा के लिए प्रयुक्त हुआ है, और सरलते का मतलब उसके हृदय की जो सरलता है, कवि के हृदय की जो सरलता है उसे सरलते कहा है। चलिए हमारा नेक्स्ट जो सवाल है लघुतरात्मक प्रश्न है यहाँ पे कि आत्मकथा कथ्य रचना में किस भाव बोध का परिचय मिलता है। तो देखिए छायावादी शैली में लिखी इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है, जिसमें एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता का परिचय भी देखने को मिलता है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए हमारा 17वां सवाल है कि तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे ये गागर रीति, पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है, तो व्यंग्य का भाव हुआ है कि गागर रीति से अभिप्राय है जीवन में खालीपन रहना, कुछ बड़ी उपलब्धि हो हासिल ना कर पाना। वही क्या है, वही क्या रहेगा,
जो है वो गागर रीति से विवरा यहाँ पे बताया गया है। 18वां सवाल है कि शिवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की, कवि ने ऐसा क्यों कहा। तो कंथा का मतलब गुदड़ी होता है, जो निर्धनता का प्रतीक है, गरीबी का प्रतीक है, और अपने जीवन की कहानी को परत दर परत खोलने पर भी सुख नहीं मिले बल्कि संघर्ष के दिन ही देखने को मिलेंगे, तो ऐसी कहानी का क्या गाँव। अपने अतीत को पूरी तरह उधेड़ कर रखने से फिर फायदा ही क्या है, लोगों को जिससे कुछ फायदा ना हो सके उसे काम ही क्यों करें ना। चलिए निबंधात्मक प्रश्न भी है हमारे यहाँ पर एक कि आत्मकथ्य कविता का मूल भाव लिखना है। तो आत्मकथ्य रचना जो है वो छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। इसमें कवि अपने भावों को व्यक्त करने के लिए व्यक्त करता है और अपने इस नश्वर जीवन संसार में कठिनाइयों और परेशानियों के अलावा ऐसी कोई उपलब्धि नहीं बताई जा सके जिससे किसी को प्रेरणा मिल सके। फिर इस जीवन रूपी खाली गागर की क्या चर्चा की जाए, इससे कोई लाभ नहीं है। अपनी प्रिया के साथ कुछ क्षण सुखद एहसास के जरूर उन्होंने बिताए हैं, लेकिन लंबे समय तक वो स्थायी नहीं रह सके और हर बार सुख उनके जैसे ही करीब आया वो उनको चिढ़ाकर भाग जाता है। और अपनी प्रिया के सौंदर्य से, उसके गालों की लाली से उषा को भी ईर्ष्या होने लगी थी। परंतु अब इन सब के किसी का कोई भला नहीं हो सकता, इसलिए कवि ने जो है वो अपनी मौन व्यथा को चुपी रहने के लिए कहा। दूसरों की कहानियां सुनने में वो अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है। चलिए यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या है, देख लीजिएगा कि ये विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं में, यहाँ से लेके यहाँ तक ये सप्रसंग व्याख्या याद कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इसकी सप्रसंग व्याख्याएं भी देखो यहाँ पे मिशन 100 के तहत कर रखी हैं। अगर ये याद करनी है तो ये कर लो, अन्यथा ये याद नहीं हो रही तो अपना पहले भी वीडियो डाला हुआ है सप्रसंग व्याख्याओं को लेके, तो वहां से आप इसको देख लीजिएगा, बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू।